हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। देखिए कैसा होता है, हमने लेक्चर्स तो सारे खत्म कर लिए। एनसीईआरटी आपने उसके बाद रीड करनी है। जब आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लोगे, ठीक है, तभी ये क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जब आप ये 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चंस राइट लाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। मैंने ये क्वेश्चंस निकाले इसी तरह है जिससे आपकी सारे लेसन, ये पूरा लेसन फुल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेयर फर्स्ट स्टडीड बाय। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग है, यूनिसेल्युलर है, एक सिंगल सेल लिविंग माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म सबसे पहले किसने स्टडी किया। सबसे पहले स्टडी करने के लिए उसको डिस्कवर करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, फर्स्ट यूनिसेल्युलर, मतलब पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया। ऑप्शन 1 रॉबर्ट हुक, बी प्रिस्टली, सी पास्चर एंड डी लिवनहुक। क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल बताया था। ठीक है, लिवनहुक ने क्या किया था? लाइव सेल बताया था। मतलब हमारा आंसर है डी। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट लाइकली मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ अ सेल ऑर्गेनल। देखिए सेल, क्वेश्चन समझिए, सेल के अंदर के डिटेल्स मतलब सेल स्ट्रक्चरल डिटेल्स देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? ऑप्शन 1 एटोरेडियोग्राफी, ऑप्शन बी माइक्रो डायसेक्शन, सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फेस कंट्रोल माइक्रोस्कोप। ये तो कोई भी बता सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी किन्होंने दी थी, किन दो साइंटिस्ट ने दी थी? ऑप्शन 1 स्लेडन एंड श्वान। यही आंसर आपके सामने है, सबसे इजी क्वेश्चन है, शेल्डन एंड श्वान। देखिए ऐसा ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सभी के सभी इजी क्वेश्चंस डाले हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन है जहां से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। आगे देखिए जा, आगे आगे देखते जाइए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? शेल्डन श्वान, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? और चलिए आप ये भी बता दीजिए कौन से ईयर में दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने दिया था इन द ईयर 1855। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, हु प्रपोज मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी। वही क्वेश्चन रिपीट है मतलब थोड़ा सा टाइप चेंज करके, किन्होंने, कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था? रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने किया था। किन्होंने किया था? रुडोल्फ विर्चो, यही 1855 में। किस तरह मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को, मतलब फाइनल शेप देते हुए ये बोला था कि सेल डिवाइड होते हैं, सेल नया सेल फॉर्म होता है पुराने सेल से, उसके लिए टर्म दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के सारे क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन तो हो गया, इजी क्वेश्चंस तो हो गए। अब यहाँ से सभी थोड़े लेवल बढ़ते बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन की हार्डनेस बढ़ती जाएगी। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सिक्स्थ क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस करने हैं। Which is the true, what is true about genetic material in prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल के लिए कौन सी बात ट्रू है? क्वेश्चन को समझिए। हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, आप पढ़िए क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रेजेंट होता है या नहीं होता, लैक्स हिस्टोन। यहाँ पर हमें क्या बताना है, व्हाट इज ट्रू मतलब राइट बात बतानी है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। जेनेटिक मटेरियल लैक्स हिस्टोन, हाँ ठीक है, नहीं होता है भाई। नॉट इन्वॉल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सही है। कंपोज ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी?
ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये आप सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इंक बदलता हूँ। आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। चलिए सॉल्व कीजिए, आप इसका आंसर इजीली बता सकते हो, इतना आसान है आंसर। अरे सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड यार। उसका आंसर है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शायद से हमें रेड ही इंक रखनी चाहिए थी। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली एंड मल्टीप्लाई देन द यूकेरियोट्स। ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, हर एक लेसन को कंटिन्यूअस रिवीजन लगती है, रीडिंग लगती है। ठीक है, आप बोलोगे आप लेक्चर करके ही पूरा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नहीं, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको आपको एनसीईआरटी रीड करनी ही पड़ेगी, वो भी लाइन टू लाइन रीड करनी पड़ेगी। कोई लेसन को समझाने का काम मैंने किया है, आपने मतलब मेरे लेक्चर्स में नोट्स भी बनाए होंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकेरियोट्स। कहां पर है ऑप्शन, स्मॉलर एंड फास्टर, स्मॉलर एंड फास्टर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 8 का ऑप्शन नंबर सी ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। is a structure found in prokaryote that is concerned with the storage of reserved food material like cyanofission granules. ऑप्शन गैस वैक्यूल, प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडी, मेसोसोम्स। देखिए आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं। देखिए इंक्लूजन बॉडी ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इंक्लूजन बॉडी, इस पर मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है या नहीं है? इट इज नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। और इंक्लूजन बॉडी के अंदर जैसे कि हम मटेरियल स्टोर कर सकते हैं साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, और दो कौन से हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, याद रखिए, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। इंक्लूजन बॉडी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हुए पाई जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला इज, बैक्टीरियल फ्लैजेला का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है? ऑप्शन हुक, बेसल बॉडी, फिलामेंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर तो कोई भी कर लेगा, जिसने पढ़ाई की है वो। फिलामेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 10th का सी ये राइट आंसर है। देखिए 11th, द टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने होते हैं? ये तो मैंने भी पढ़ाया, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। चलिए चलिए कर लिए, करिए आंसर। 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने होते हैं? 70s राइबोसोम होते हैं, 70s टाइप। ठीक है, क्या आप, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए अभी के अभी 70s में दो सब यूनिट्स कितने होते हैं, कितने होते हैं? ठीक है, मैं तो नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 12th, पॉलीराइबोसोम आर द एग्रीगेशन ऑफ। ये तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, फिगर निकाल के दी थी, फिगर दिखाई थी मैंने। ठीक है, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ ribosomes and RNA, peroxisomes, several ribosomes held together by a string of mRNA, dRNA, dRNA नहीं, ऑप्शन डी आर, ऑप्शन डी है, उसका नाम है आरएनए ऑप्शन, नहीं तो बोलोगे डीआरएनए। चलिए आंसर कीजिए। पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ, देखिए एक सिंगल एमआरएनए होता है
उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम, एक छोटा सब यूनिट, एक बड़ा सब यूनिट, एक छोटा सब यूनिट, एक बड़ा सब यूनिट, एक छोटा सब यूनिट, एक बड़ा सब यूनिट, एक छोटा सब यूनिट, एक बड़ा, मतलब एक सिंगल एमआरएनए पर, एक सिंगल एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, उसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, मतलब ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम। क्वेश्चन को समझिएगा जरा। ऑप्शन ए, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड, ऑप्शन बी, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑन आरईआर, ऑप्शन नंबर सी, absent in chloroplast and mitochondria, ऑप्शन डी, टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन को रीड कीजिए। नॉट करेक्ट का मतलब क्या? रॉन्ग पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, आपको क्या पूछा है? रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग है? देखिए, राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, राइट है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑन आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, हाँ होते हैं। एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है, मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट कीजिए, क्योंकि यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमें पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बता दिया। ऑप्शन नंबर सी, absent in the ribosomes are absent in a chloroplast and mitochondria, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट आंसर है। which of the following is enveloped by nuclear membrane, न्यूक्लियर एनवेलप किसके ऊपर है? ये तो छोड़ दो, मैं आपको ही बता देता हूँ। टिपिकल बैक्टीरिया नहीं, पीपीएल वायरस, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कोई भी बता देगा यार। which of the following is not enveloped by nuclear membrane, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक, पीपीएल, प्लूरोन्यूमोनालाइक ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, वायरसेस में प्रोटीन और ये रहता है ना, डीएनए, आरएनए। किसी के ऊपर भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, न्यूक्लियस ही नहीं होता। ठीक है, ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करिए। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अ लेयर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल एनवेलप फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। देखिए, बैक्टीरियल सेल का सेल एनवेलप बताना है बाहर से अंदर तक, आउटवर्ड से इनवर्ड। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की लेयर होती है। चलिए ऑप्शन सी और डी में बता दीजिए। सबसे पहले आती है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरे उसके बाद आती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यूकैरियोटिक सेल का स्टार्ट हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 16, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसा डिफरेंस है? क्या है ऐसा प्लांट सेल के पास एनिमल सेल के पास नहीं है? सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल लक्यूल, सभी तो है यार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ठीक है, अगली बार से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी आंसर मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन, देखिए प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लास्टिड प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। चलिए अब आप ये बता दीजिए कितने टाइप के, कौन से होते हैं? 3 टाइप के तो मैंने बता दिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए और एक क्वेश्चन इसके ऊपर, ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं? और 3 टाइप के होते हैं। चलिए ये आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म बता दीजिए, ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा, ये तो बाहर का क्वेश्चन है, सॉरी, इसका आंसर मुझे आपको बताना ही होगा। चलिए तो भी आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, सॉल्व कीजिए। अकॉर्डिंग टू द सेल मेम्ब्रेन का जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ये बतानी है थिकनेस। बाहर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं है। इसका आंसर है 75 एंगस्ट्रॉम। अपने बुक में नोट कर लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज। बताइए, अगर हमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है तो सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है? एनसीईआरटी में बताया गया है। सबसे अच्छे से हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कहाँ पर कर सकते हैं? ह्यूमन आरबीसी के ऊपर, लीवर सेल्स के ऊपर, किडनी सेल के ऊपर, मसल सेल के ऊपर। ह्यूमन रेड ब्लड सेल के ऊपर, ठीक है। हमारा लाइट बंद हो चुका है यार। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which chemical property is shared by all type of lipid forming the plasma membrane? forming the plasma membrane। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए सॉल्व कीजिए। मैं इस बार जल्दी आपको बताने नहीं वाला हूं। चलिए स्टार्ट तो हो गया। ऐसी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, विच केमिकल प्रॉपर्टी इज शेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ लिपिड फॉर्मिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? चलिए आंसर बता दो, आपने कर लिया, कीजिए कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिक रीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक एंड प्रोड्यूस टू लेयर कमिंग इन कांटेक्ट विद H2O, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज। देखिए क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसमें एक छोटी सी कड़ी ढूंढने की। चलिए ऑप्शन देखिए, एट एंगल ऑफ 40 डिग्री एट आउटर सरफेस ऑन द इनर साइड एम्बेडेड इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए देखिए हेड, लास्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन का, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज। क्वेश्चन तो यही है सिर्फ, बाकी का क्वेश्चन पढ़िए मत, इतना ही पढ़िए। हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज, अब ये क्या 40 डिग्री एंगल पे बताया गया है हमारे एनसीईआरटी में? नहीं। एट द आउटर सरफेस, मतलब हमारा आंसर ही यहाँ पर है हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एट द आउटर सरफेस। फॉस्फोलिपिड हेड बाहर होता है, टेल अंदर होती है, ठीक है। आउटर सरफेस देखिए, ये हमारा हेड है, ये फॉस्फोलिपिड क्लियर, ये दूसरी फॉस्फोलिपिड क्लियर। यहाँ पर टेल अंदर होती है, टेल अंदर होती है, टेल अंदर होती है, टेल अंदर होती है, ये टेल्स, ठीक है। ये हमारी लिपिड लेयर, लिपिड बाय लेयर। हैंड राइटिंग रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, लिपिड आर ऑरेंज विद इन द, लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन। ऑरेंज नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑरेंज नहीं है। लिपिड आर अरेंज्ड, लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ। ऑप्शंस पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, आंसर आ जाएगा। पोलर हेड टावर्ड इनसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल आउटसाइड। मैंने अभी क्या बोला था, पोलर हेड किसके साथ है? अंदर है? नहीं है, पोलर हेड बाहर है, बाहर की तरफ है। टेल अंदर की तरफ है। बोथ हेड एंड टेल टावर्ड्स आउटसाइड, मतलब टेल एंड हेड दोनों बाहर की तरफ है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, हेड टावर्ड आउटसाइड, हेड कैसा है? बाहर के साइड है, एंड टेल टावर्ड्स इनसाइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो भी हम ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे। नोट हेड एंड टेल टावर्ड्स इनसाइड, बोथ। यहाँ पर नोट नहीं, बोथ होना चाहिए। बोथ हेड एंड टेल टावर्ड इनसाइड नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखने का, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद
सभी के सभी ऑप्शंस पढ़ने के, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन राइट लगा और हम टिक करके आ गए, नहीं, सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। कभी कभी ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस राइट हो सकता है, मतलब सभी ऑप्शन राइट हो सकते हैं 1 2 3 एंड डी में ऑल ऑफ दिस हो सकता है, हमें लगेगा ऑप्शन 1 ही राइट है, चलिए टिक कर लीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई। ऐसा नहीं करना है। द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन्स, सबसे अबंडेंट लिपिड कौन सी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, राइट आंसर बताइए, फिर राइट आंसर देखिए। इसकी आंसर की मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, दे दूंगा आंसर की तो दे दूंगा। इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर, इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं, एक टोटली बरीड होता है, एक पार्शियली बरीड होता है। चलिए बताइए, आर पार्शियली एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर। गुरु मैंने आपको बताया था सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, यहाँ पर सभी ऑप्शन राइट है, पढ़िए पढ़िए। देखिए इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल, एक पार्शियली एक टोटली। इंटीग्रल मतलब अंदर वाले, कौन से अंदर वाले भी दो टाइप, एक पूरा ने आधा, ठीक है। आर पार्शियली एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर, ठीक है, ये पार्शियली मतलब थोड़ा एम्बेडेड है, मतलब थोड़ा घुसा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है। आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर, मतलब पूरा घुसा हुआ किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए आप, शोज लैटरल मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट शो करता है, ठीक है, लैटरल मूवमेंट शो लैटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट विद इन द बाइलेयर ऑफ द लिपिड, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप बताइए। अभी बोला है यार ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्या हो चुका है रे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, स्टेप्स देख लिए, क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद जो राइट लगा वही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से करना है, नहीं तो सिली मिस्टेक, आता था चला गया, आता था चला गया, लाने वाला था 4 मार्क लेके गया एक एक्स्ट्रा मार्क, मतलब 5 मार्क लेके चला गया। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, ऑप्शन बिना देखे बताओ, द लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन का लेटेस्ट मॉडल किसने दिया था ये भी बता सकते हो आप, कौन सा मॉडल है ये भी बता सकते हो, जाने दो, देख लीजिए आंसर, ऑप्शंस देख लीजिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, डैनियल डेविंसन मॉडल्स, रॉबर्टसन मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज द राइट आंसर, कौन सा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज, बता दीजिए सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, बिना ऑप्शन देखिए, आना चाहिए यार, देखिए, ऑप्शन ए सॉलिड, बी क्वासी फ्लूइड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वाटर। अब आप कुछ बच्चे बोलोगे, देखिए बिना ऑप्शन के कैसे बताए, अरे कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो हमें डायरेक्ट रटे हुए होने चाहिए, मतलब समझे हुए। क्वासी फ्लूइड नेचर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। The molecule in the membrane, the molecules in the membrane that limits the permeability are, आसान क्वेश्चन है ना, कीजिए फिर, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड वाटर, कीजिए, इसको आपको बहुत टाइम दूंगा। द मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन दैट लिमिट द परमिबिलिटी आर, कीजिए, बार बार रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, फिर सारे ऑप्शंस पढ़िए, फिर राइट आंसर बताइए। Phospholipid is the right answer. Option number B is the right answer. Option number B is the right answer. 27. The fluid mosaic model explained which aspect of the cell membrane? सभी क्वेश्चंस, सभी पूरा क्वेश्चन पढ़िए, सभी ऑप्शंस पढ़िए, समझ के लिए जो क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है, और वही बताइए। ओनली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, क्या फ्लूइड मोजाइक मॉडल
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओनली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बताता है, या फिर फंक्शनल एस्पेक्ट बताता है, या फिर दोनों बताता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, या फिर फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की बताता है, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन बताता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बड़ा क्वेश्चन देखा नहीं डर गए। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। 100% आपका रॉन्ग हो जाएगा, 100% आप रॉन्ग बताओगे। मेनी मॉलिक्यूल, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं, अंदर सेल के अंदर, सेल के बाहर, सेल के अंदर, सेल के बाहर, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी लग रही है क्या? नहीं लग रही है। एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन इज कॉल्ड। एंड मतलब क्या? मतलब स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की भी जरूरत नहीं है, एनर्जी की भी जरूरत नहीं है। चलिए आप आंसर कीजिए, मैंने तो क्वेश्चन आपको समझाया। एनर्जी भी नहीं लग रही, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी नहीं है। ऑप्शन आपके सामने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑल ऑफ दिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी लगती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी लगती नहीं है, कोई कैरियर प्रोटीन भी नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? प्रोटीन होता है बट एनर्जी नहीं लगती। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे सामने है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, दिस मीन दैट इज। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, दिस मीन दैट इज अलाउज मटेरियल टू पास थ्रू। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या करता है? सभी टाइप के मटेरियल अंदर लेता है या फिर सभी टाइप के मटेरियल को बाहर जाने देता है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी, अलाउज ओनली वाटर टू पास। क्या ओनली वाटर आता है? नहीं। अलो ओनली सर्टन मटेरियल टू पास थ्रू, ये राइट लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी, अलोज ओनली आयंस टू पास थ्रू। क्या आयन आते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, कीजिए राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। बताइए। रॉन्ग, इनकरेक्ट मतलब क्या? नॉट करेक्ट मतलब क्या? इज करेक्ट मतलब क्या? करेक्ट मतलब करेक्ट, इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग। इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग होता है। नहीं तो इन पढ़ा ही नहीं, करेक्ट पढ़ दिया, राइट आंसर बता दिया। राइट तो इसमें बहुत सारे हैं सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। जनरली स्मॉलर एंड मॉलिक्यूल, जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल पास इजीली एंड रेडियली देन लार्ज मॉलिक्यूल। मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल ज्यादा जल्दी पास होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल के तुलना में। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस पास थ्रू इट लेस रेडियली देन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस। ठीक है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इट आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो सकता है, मतलब कौन सा आंसर रॉन्ग हो सकता है? सभी के सभी यहाँ पर स्टेटमेंट, मतलब ए, बी एंड सी, ये तीनों स्टेटमेंट राइट है, मतलब इनकरेक्ट यहाँ पर कौन सा भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस? कौन से प्रोसेस में एनर्जी लगती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल। देखिए, साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इट मेंटेन्स थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लांट्स। दो प्लांट के बीच में का रास्ता बताओ, बताओ ऐसा कौन है जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए ईआर, बी टाइट जंक्शन, ऑप्शन नंबर सी गैप जंक्शन, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडिस्मेटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
डाई इंजेक्शन इन अ प्लांट सेल माइट बी एबल टू एंटर एन एडजेसेंट सेल थ्रू। देखिए इस कंसेप्ट को इस तरह समझिए, ये हमारा एक सेल है, ये उसका एडजेसेंट सेल है, मतलब नेबरिंग सेल, नेबर सेल उसका, मैं उसका पड़ोसी। अब इस सेल के अंदर हमने क्या किया, इंजेक्शन डाल के क्या किया, डाई इंजेक्ट किया। अब ये डाई यहाँ पर आ गई, ये डाई इस सेल के अंदर कैसे जाएगी ये बोला है। डाई इंजेक्शन इनटू अ प्लांट सेल माइट बी एबल टू एंटर एडजेसेंट सेल थ्रू। किसके, कौन से रास्ते से जाएगी यार, इसे ही तो हम कहते हैं, अभी तो बोला प्लाज्मोडेस्माटा पीडी। कीजिए आंसर, कभी कभी ऑप्शंस देखे बिना भी आप आंसर कर लीजिए करो, मतलब आपकी स्पीड ही बढ़ जाएगी। पेपर सॉल्विंग टाइम के वक्त आपका टाइम बचेगा। इसके इस चीज के लिए प्रैक्टिस ज्यादा, लर्निंग ज्यादा, रिवीजन ज्यादा, एंड रिवीजन तो बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं तो इस हफ्ते ये लेसन पढ़ दिया, डायरेक्ट उसको आप अगले महीने में खोलेंगे, दिवाली के बाद ही खोलेंगे, ऐसा नहीं है। वीकली रिवाइज करना पड़ता है, वीकली टेस्ट देनी पड़ती है, रोज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर है प्लाज्मोडिस्मेटा। दोनों का भी आंसर 33 एंड 32 प्लाज्मोडिस्मेटा आंसर है, ऑप्शन चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 2 बार पढ़ाई थी, एक व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाई थी, एक डिजिटल पढ़ाई थी। चलिए आंसर कीजिए इसका आप। अगर आपने लेक्चर देखा हो तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी, ये मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ठीक है। अगर समझ ही नहीं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है तो जाइए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पूरा यूनिट मैंने पढ़ा चुका हूं मैं, उसमें देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 2 बार पढ़ाइए, एक व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए, अच्छे से समझाइए, नेक्स्ट डिजिटली भी बताइए, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल विच सिंथेसाइज, ठीक है यार, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप तो होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्या सिंथेसाइज करती है, सीधा क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करते हैं। बिना ऑप्शन देखिए बता सकते हो आप, तो भी आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए स्टीरॉयड, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मैं गारंटी से कह सकता हूं आप ये टॉप 50 क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ तो रॉन्ग ही करोगे, सभी के सभी आप राइट नहीं कर सकते, जिसकी पढ़ाई है वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्टीरॉइड्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करती है, स्टीरॉइड्स करती है। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर कीजिए, मैं आपको ओरली पूछता हूँ, गोल्जी एपेटाइटिस क्या सिंथेसाइज करता है, क्या बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरी। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है उसके डिस्कवरी के बाद उसका नाम रखा गया, एनसीईआरटी में साफ साफ लिख के है, पढ़िए आंसर कीजिए। ऑप्शन है ईआर, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी गल्जी बॉडीज, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है उसके डिस्कवरी के बाद उसका नाम रखा गया, गोल्जिक बॉडीज, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया, उनके एक्सपायर होने के बाद इस ऑर्गेनल का नाम रखा गया गोल्जिक बॉडीज, ठीक है। क्या आप बता सकते हो गोल्जिक बॉडी, चलिए छोड़िए, नहीं बता सकते हो। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जिक एपेटाइटिस, गोल्जिक एपेटाइटिस का कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें से, बताइए, अटक जाओगे इस क्वेश्चन पे आप। क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन रीड कीजिए सभी। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जिक एपेटाइटिस, गोल्जी एपेटाइटिस का कौन सा फंक्शन नहीं है।
ऑप्शन ए, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अभी बताया था गोल्जी बॉडी क्या सिंथेसिस करती है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स। सिक्रीशन करती है, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन करती है, कौन करती है, गोल्जी एपेटाइटिस। गोल्जी एपेटाइटिस प्रोटीन बनाती है क्या, नहीं बनाती है, तो कीजिए ना यार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल ऑकर्स इन द, पैकेजिंग कहां पर होती है, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल ऑकर्स इन द, पैकेजिंग कौन करता है, इसका भी आंसर आपके सामने ही है। यस यार, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस। गोल्जी बॉडी का ही टॉपिक चल रहा है यार इतने देर से। अगर इस क्वेश्चंस को रैंडमली अरेंज किया होता तो इसमें से भी आप कुछ ना कुछ रॉन्ग ही कर देते। मैंने सीक्वेंस में अरेंज किया तो भी आपको नहीं आ रहा। लाइसोसोम्स आर vascular structure formed by the process of packaging in the, पैकेजिंग का काम कौन करता है, आपको तो अभी पता चल गया, गोल्जी बॉडीज। चलिए आंसर कीजिए आप। लाइसोसोम्स, बताइए, लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं या फिर नहीं होते, जैसे हमारे राइबोसोम्स होते हैं वैसे लाइसोसोम्स होते हैं, वैसे ही हमारे इंक्लूजन बॉडी होती है। इंक्लूजन बॉडी इज अ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। लाइसोसोम्स क्या है फिर, राइबोसोम्स क्या है फिर, lysosomes is a membrane bond structure. Lysosomes are membrane bond vascular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. Option number 1, option number 1 is the right answer, option number A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 10 ही क्वेश्चन रह गए। अब यहाँ से घोड़े लगने चालू हो जाएंगे तुम्हारे। लाइसोसोम्स आर द रिजर्वियर ऑफ, स्टोर हाउस ऑफ। लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो किस चीज को स्टोर करता है, हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम को स्टोर करता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को स्टोर करता है, सेक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स को स्टोर करता है, आरएनए एंड प्रोटीन को स्टोर करता है। चलिए बताइए किस चीज को स्टोर करता है। एनसीआर देखिए, आपके नोट्स में पॉइंट्स बनाने हैं, बनाओ आप। अब इसका आंसर बताता हूं मैं। लाइसोसोम्स आर द रिजर्वियर ऑफ, मतलब स्टोर हाउस ऑफ, इसके सामने लिख देना है अपने पॉइंट में, एनसीआर आपके नोटबुक में। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या स्टोर करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अभी के अभी लर्न कीजिए, आपके नोट्स में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। देखिए मैंने पूछा था प्लास्टिड्स कितने टाइप के, 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप बताने को बोले थे आपको कमेंट सेक्शन में, वो ही है ये 3 टाइप, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। मैंने आंसर बता दिया लगता है इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की ये तीनों। चलिए इसके और इसका एक क्वेश्चन बता दीजिए, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है। अरे यार बता तो दीजिए, जिसने पढ़ा है वो ही बता सकता है करेक्ट आंसर। पिगमेंट नहीं होता यार, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। 42, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम किस चीज से बने होते हैं, किन 2 चीजों से बने होते हैं, चलिए बताइए। ओनली आरएनए, प्रोटीन ओनली आरएनए, आरएनए ओनली, प्रोटीन्स ओनली, आरएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स। आरएनए प्रोटीन एंड डीएनए, ऑप्शन डी, तीनों भी। चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब आप मेरे पूरे लेक्चर कर लिए हो, और उसके बाद मेरे नहीं यार, किसी के भी लेक्चर कर लो। बट सेकंड पॉइंट ये है, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी रीड करते हो। एक बार नहीं यार, बार बार रीड कब कर पाओगे, जब आप कंटिन्यूअसली रिवीजन कर पाओगे। चलिए आंसर इज सी, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको बोला था क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम कितने होते हैं, मैं आपको जरूर पूछूंगा इस क्वेश्चंस में। बताइए यूकैरियोटिक राइबोसोम कितने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने सब यूनिट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने स्वेटबर्ग यूनिट होते हैं। एक ही यार, यस मतलब स्वेटबर्ग यूनिट, सब यूनिट नहीं। आर रिस्पेक्टिवली आंसर कीजिए, यूकैरियोटिक के अंदर कितने राइबोसोम, कौन से स्वेटबर्ग होते यूनिट, स्वेटबर्ग यूनिट, एस यानी स्वेटबर्ग यूनिट। यूकैरियोट्स में 80 सब यूनिट होता है। कितना होता है? 80 सब यूनिट्स। 80 सब यूनिट्स तो 3 है ऑप्शन में, ए बी एंड डी में। अब बताना है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कितने होते हैं? 70 सब यूनिट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70 सब यूनिट, मतलब आंसर हमारा बी है, आंसर इज बी। ये भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में हैशटैग डाल के नोट कर लीजिए, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 यस, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम 70 यस, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम 70 यस। अब बताइए, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, arrangement of microtubules in a flagellum and in a centriole is respectively। इसका फिगर ही मैं आपको बता दूंगा। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट फ्लैजेलम में कैसा होता है, बाहर की तरफ कितने होते हैं? 9 डुबलेट्स होते हैं, और अंदर की तरफ एक 9, अंदर की तरफ 2 सिंगलेट्स होते हैं। मतलब फ्लैजेलम मतलब कैसा होता है? 9 डुबलेट्स, अंदर की तरफ 2 सिंगलेट्स, 9+2 फ्लैजेलम का अरेंजमेंट। चलिए ये तो बता दिया मैंने, 9+2 कौन से ऑप्शन में आप देख लीजिए, ए एंड डी में, हिंट तो दे दिया। सेंट्रियोल बाहर की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, और अंदर की तरफ 0। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर लाइज, chromosome in which centromere lies slightly away from the middle of the chromosome, resulting in one shorter arm and one longer arm is called as। क्वेश्चन आप ही समझिए, आप ही आंसर कीजिए, सबसे आसान आंसर। क्रोमोसोम है एक शेप स्ट्रक्चर, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर स्लाइटली थोड़ा सा अवे, मतलब अपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में है, थोड़ा सा मिडल के थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस क्रोमोसोम का हम क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक यार, ऑप्शन की जरूरत पड़ी आपको, देख लीजिए ऑप्शंस मैंने दिए ही नहीं, क्योंकि ये आंसर सबसे इजी था, कोई भी दे सकता था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरे राइट हमारा ऐसा क्यों आ गया? देखिए अब मैं आपको नहीं क्या फ्लैजेलम एंड सेंट्रियोल के फिगर दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस तो लेना मेरा काम है, बट क्वेश्चंस को समझा कर देना वो भी मेरा ही काम है। देखिए फ्लैजेलम के अंदर 9+2 अरेंजमेंट कैसा है, एंड सेंट्रियोल के अंदर 9+0 अरेंजमेंट कैसा है। देखिए सबसे पहले कौन सा देखेंगे? फ्लैजेलम है, इसलिए फ्लैजेलम देख लेते हैं। देखिए फ्लैजेला, ये हमारा क्या है? फ्लैजेला, ये हमारा क्या है? फ्लैजेला। कहाँ गया पेन पॉइंटर? हमारा गायब हो रहा है बार बार। देखिए 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 ये हमारा क्या है? पूरा फ्लैजेला, फ्लैजेला का ये बेस, ये फिलामेंट, ऊपर हुक होगा, फिलामेंट हुक बेसल बॉडी। फ्लैजेला के पास 3 पार्ट होते हैं। अगर हम फ्लैजेला का फिलामेंट अब कट करके वर्टिकल सेक्शन में देखते हैं तो ये ऊपर वाला फिगर दिखेगा हमें, ठीक है। इस फिगर में देख लीजिए बाहर की तरफ कितने डुप्लेट्स है? ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डुप्लेट्स बाहर की तरफ है। 9 प्लस ये हमारे 9 अरेंजमेंट है,
9 प्लस आप देखिए अंदर की ओर कितने प्रेजेंट होते हैं, अंदर की ओर सिंगलेट, ये एक सिंगलेट दो, मतलब सिंगलेट दो होते हैं। 9 प्लस 2 डबलेट्स 9 एंड सिंगलेट्स 2, 9 प्लस 2 अरेंजमेंट किसके अंदर होता है, फ्लैजिला के अंदर अरेंजमेंट होता है, फ्लैजिला के अंदर। ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा हमारा पेन। ठीक है, ये हम देखे, ये हमारा सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोसोम के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रियोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंट्रियोल का फिगर हम वर्टिकली देखेंगे तो कैसा है, ये हमारा एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इस चीज की वजह से कितने 9 प्लस 0 अरेंजमेंट हमारा सेंट्रियोल का होता है। समझ हो चुके हो आप। ये तो वैसे क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब प्रॉमिस है, इसमें क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, पर ये क्वेश्चन समझाना मेरा मतलब फर्ज था। देखिए अब देखिए 46 हमारे और 4 ही क्वेश्चन रह चुके हैं, इसको पकड़ के 5। आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल। देखिए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे गए, कौन से साइंटिस्ट ने देखे, कौन से साइंटिस्ट को दिखे ये, एंड कौन से साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया, डिस्कवरी की, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइबोसोम्स ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अब देखिए 47 वाला, लास्ट 3 क्वेश्चन बाकी है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट क्वेश्चन यार, यहीं पे तो गाड़ी बहुत सारे स्टूडेंट की अटक जाती है, ऐसी अटकती है कि क्वेश्चन राइट नहीं रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट 1, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। सेमी ऑटोनॉमस मतलब क्या, देखिए समझाता हूँ। क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप सॉल्व मत कीजिए, जिसको आता है सॉल्व कर लीजिए, जिसको नहीं आता उसको मतलब वो समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस बॉडी मतलब क्या, सेमी ऑटोनॉमस मतलब क्या, ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ऐसे मतलब ऐसी डेवलपमेंट कर लेते हैं खुद के अंदर, मतलब इनके पास खुद का डीएनए, खुद का एमआरएनए, खुद का टीआरएनए, खुद प्रोटीन बनाते हैं ये, मतलब ये सेल का एक पार्ट है। मतलब देखिए पार्टनरशिप, देखिए जैसे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी देता है, क्लोरोप्लास्ट क्या देता है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। दोनों स्टेटमेंट राइट है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, प्रोटीन एंड सिंथेसाइजिंग मशीनरी। इस चीज की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब आंसर कीजिए हमारा 48 वाला। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर भी वही बात है, जिसको आता है वो आंसर कीजिए, जिसको नहीं आता वो आंसर मत कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Paroxysms are involved in a photorespiration, सही बात है, of the plant cell and helps in the lipid metabolism of animal cell, ये भी राइट है। आपके बुक में, आपके नोटबुक में इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। परोक्सिज्म फोटोरेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है प्लांट सेल में, एंड एनिमल सेल में परोक्सिज्म क्या करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है। स्टेटमेंट्स 2 पढ़िए। परोक्सिज्म्स आर द सेल गार्बेज ऑफ डिस्टर्ब, नहीं ये रॉन्ग है, ये हमारा एक ही राइट है। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट इज 2 इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए हमारा 49। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेटिंग, दोनों एक साथ सॉल्व कीजिए। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। सबसे पहला ऑप्शन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेटिंग किस चीज का ब्रेकडाउन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बताइए बताइए, क्या करता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्या फिर फॉर्मेशन करता है सिक्रेटरी वेसल का, या फिर रेस्पिरेशन करता है बैक्टीरिया में, या फिर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी वेसल्स, इसमें पार्टिसिपेट करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे आप, लास्ट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, रॉन्ग पूछना है, रॉन्ग बताना है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को पकड़ना है। देखिए, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, ये राइट बात है। सेल्यूलोसिक वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। देखिए प्लांट, यहां पर ये ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ए में सेल्यूलोसिक वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, मानता हूं, बट सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं ना यार, सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर की लेयर होती है, उसके अंदर ये थोड़ी ना प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन सी पढ़िए अब, अ लार्ज सेंट्रल व्हीकल इज प्रेजेंट, वेसल होता है, सॉरी यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक होगी, वेसल, अ लार्ज सेंट्रल वेसल्स इज प्रेजेंट, वेसल नहीं वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। हाँ, सेंट्रियोल आर एब्सेंट, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हाँ, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिखता है यार माइक्रोस्कोप से, फिगर देखिए हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। गोल्जी apparatus इज फॉर्म्ड ऑफ नंबर ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट्स, उससे हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी आर राइट, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आऊंगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के, वो भी हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लेक्चर्स एक बार देखने के, उसके बाद एनसीईआरटी 2 बार रीड करने की, और ऐसा नहीं है 2 बार रीड करे हो गई, रिवाइज करते रहनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है। और एनसीईआरटी रीड के बाद क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हो, सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन समझ लेना है, उसके बाद सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। एक ही ऑप्शन पढ़ के मतलब ऊपर का ऑप्शन राइट लगा तो या फिर करेक्ट करके आना है, ऐसा नहीं है, सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद जो राइट लगे वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट का मतलब क्या हुआ आप बता सकते हो, नॉट करेक्ट मतलब सही बात नहीं है, नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग पूछा गया है यहाँ पर, ऐसा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रीजन के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के लाऊंगा, सभी ऑब्जर्वेशन रीजन करेंगे, मतलब हम पूरा लेसन ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप आपके फ्रेंड्स को, कलीग को ये मेरा वीडियो भेज सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस उनकी भी प्रैक्टिस करवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।